अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर हम स्टार्ट करते हैं। 7 है हमारे ख्याल में। कल हमने 1 से 15 तक एमसीक्यूज किए थे एक्रूवल एंड प्री पेमेंट के। तो आज हम इंशाल्लाह बाकी के एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम इसलिए ज्यादा लगाता हूँ कि आप समझ लें, क्योंकि समझने के लिए हमारे पास ये 50 ही एमसीक्यूज हैं। ठीक है, मैंने अपने पास में एमसीक्यूज नहीं बनाए हुए अभी तक। जस्ट आपको कंसेप्ट डिलीवर करना है, और ये टॉपिक है भी ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस हो। ये इंशाल्लाह आपको इन्हीं एमसीक्यू से सॉल्व हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हम आखिर से ना कुछ एमसीक्यू पहले करते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज 45 से स्टार्ट कर लेते हैं, आखिरी 5-6 कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा मिक्स करेंगे ताकि हमें पता चले कि यार क्या हो सकता है, क्योंकि एक सीक्वेंस में कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सीक्वेंस ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो 45 एमसीक्यूज नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सवाल पढ़ें जी। अब बिजनेस ओन्स टू प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज है उसके पास। ठीक है, ये नीचे दी है प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2। ठीक है, जो कि उसने रेंट्स टू टेनेंट्स, किराएदारों को किराए पर देता है। यानी कि इसकी बिल्डिंग से किराए पे देता है, तो मतलब उनसे किराया लेता होगा, तो वो हमारी क्या होती है, इनकम। तो ये इनकम वाला सवाल है। अगर होता है ना उसने खुद किराए पे ली हुई है, तो वो क्या करता, उसको किराया देना पड़ता, एक्सपेंस होता हमारा। लेकिन ये उसने लोगों को किराए पे दिया, मतलब उनसे किराया लेता है, तो इसकी इनकम है। तो इनकम का नाम सुनते ही आपके जहन में वो इनकम वाला अकाउंट आ गया है। ठीक है, जिससे हम इनकम के सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। और इन द ईयर एंडेड, अच्छा ईयर एंड बता दिया गया, बड़े अच्छी बात है, क्योंकि ईयर एंड निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम तो सारा काम एक साल के लिए करते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। और फिर साल के आखिरी दिन खड़े होकर देखते हैं कि कोई अक्रूवल या प्री पेमेंट तो नहीं है। इट रिसीव्ड 278,000 रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 के जो किराएदार है ना, उनसे कोई 2,78,000, ठीक है, 278,000 उसने रिसीव किया है, मतलब कैश आया। एंड 160,000 रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 2, मतलब प्रॉपर्टी 2 से भी 1,60,000 पे उसको आया है। ओके, बैलेंस, बैलेंस क्या कहते हैं, जो हमेशा एज एड होता है बैलेंस के साल के आखिरी दिन। ठीक है, तो बैलेंस उसके अकाउंट में क्या है, 31 दिसंबर 2016 को ये बैलेंस आ रहा है 13,400। और प्रॉपर्टी 1 का डेबिट, प्रॉपर्टी 2 का क्रेडिट। डेबिट बैलेंस का मतलब कि हमारे पास दो तरह के, दो ही चीजें डेबिट होती हैं, या एक्सपेंस या एसेट। अब एक्सपेंस का तो ओपनिंग क्लोजिंग होता ही नहीं है, वो तो फॉर द ईयर होता है। तो इसका मतलब है डेबिट बैलेंस क्या है, हमेशा आपका एसिड है। तो ये आपका एसिड है, डेबिट। ठीक है, ये क्रेडिट है। तो क्रेडिट होती है तीन चीजें, कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी। कैपिटल तो है नहीं, ये इनकम का भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस क्या होता है, एज एड। तो 31 दिसंबर वाले दिन क्रेडिट आ रहा है, तो मतलब इनकम का तो फॉर ईयर होती है ना, वो तो है ही नहीं। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब है हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी इनकम में कैसे आ सकती है, यानी कि कोई हमने अनअर्नड, बगैर कमाई कोई हमें मिल गई है, अनअर्नड। ठीक है, कोई बंदा आया, उसने हमें एडवांस में पैसे दे दिए कि भाई अगला पूरा साल में आपका घर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो उसने पैसे अनअर्नड कह लें, या रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव, पे नहीं, पे अगर करते हैं तो वो एक एक्सपेंस होता है, जो हम एडवांस में पे करते हैं वो हमारा प्री पेमेंट होता है। ये हमने रिसीव किया है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। फिर प्रॉपर्टी 2 का 31 दिसंबर वाले दिन क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, इनकम में आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब इनकम, यानी कि आपने किराया भी दिया और आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो समझो उसने आपको एडवांस में पैसे दिए हैं, तो रिसीव्ड इन एडवांस कह लें ये तीसरा। ठीक है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, और डेबिट है, मतलब हमने उनसे लेने हैं अभी, तो ये हमारा एसेट है। ठीक है, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल एंड ओसीआई। ठीक है, इस पूरे का नाम क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। याद है ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है पी एंड एल, या जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, उसके नीचे दूसरा होता है ओसीआई। तो ये टोटल मिल के क्या हो जाता है, एसओसीआई। ठीक है, तो एक ही नाम है, एसओसीआई लिख दो, ये इसमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, आपके लेवल पे ऐसी कोई चीज नहीं है, तो आप ये समझें कि पीएनएल में कितने रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ओसीआई का वर्ड इग्नोर कर दें, आपके लेवल पे ऐसी कोई चीज नहीं है। फॉर द ईयर, अच्छा ईयर एंड बताइए, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ईयर एंड निकालना हमारी जिंदगी का मकसद बना हुआ है। क्यों,
क्योंकि हम सारा कुछ फॉर द ईयर करते हैं और अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं। याद है ना, ये हमारी बाउंड्री। 31 दिसंबर को साल अगर खत्म हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 16 को ना, ऐसे ही है ना। तो ये भाई ये हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर हमने रहते हैं सारा मैच खेलना है। ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा ये 1 जनवरी को अगर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये नया साल, तो इस पे साल का मैंने क्या कहा था, ओपनिंग वही होता है जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है। तो पिछला साल कब खत्म हुआ होगा? 31 दिसंबर 15 पे। ठीक है, 31 दिसंबर 2015 की रात 12 बजे, 12 बज के 1 मिनट पे क्या होगा, हो गया होगा 1 जनवरी 2016 स्टार्ट हो गया। यानी कि 31 दिसंबर पे जो बैलेंस पड़ा होगा ना, वो इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो ये 31 दिसंबर 2015 का बैलेंस पड़ा है, तो ये हमारे लिए क्या है? ओपनिंग बैलेंस। यानी इसने बैलेंसेस खुद निकाल के दे दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस भी। और ये क्या होगा? 31 दिसंबर 16, यानी ये चीज इस दिन। तो ये क्या है हमारा? क्लोजिंग। ठीक है, यानी कि उसने क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस ये दोनों दे दिए। अगर ना दिए होते तो मैं क्या करता था, ओपनिंग तो नहीं सोचता था, ओपनिंग वही होता है जो सवाल में दिया हो पहले साल का। ठीक है। हाँ, क्लोजिंग के लिए मैं क्या करता था, यहाँ पे मैं खड़ा होकर सोचता होता था। एक्सपेंस के केस में मेरी थोड़ा सा नजरिया डिफरेंट होता था और इनकम में डिफरेंट। इनकम में मैं क्या करता था, इस साइड मुड़ के देखता था पीछे, क्या कोई ऐसी इनकम तो नहीं जो हमने कमा लिए हमें मिली ना हो। तो हम कहते थे अच्छा कमा लिए मिली नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाता था? एसिड। ठीक है, या एक्रूड इनकम, एक्रू हो गया। और इस साइड देखता था कि कोई ऐसी इनकम जो, मेरी बात, मेरा साल तो यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसी इनकम तो नहीं है जो अगले सालों की मुझे कोई एडवांस में दे गया हो, तो वो मेरी लाइबिलिटी होती थी अनअर्न। ठीक है, ये काम मैं करता था खुद। लेकिन आप इस सवाल में तो उसने निकाल के दिया हुआ है, तो बस आसान है। अकाउंट बनाओ खाली 2016 का, 2016 का ओपनिंग ड्रॉ डाउन इधर अगर तो वो डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट इस साइड पे अगर डेबिट, डेबिट मतलब अनअर्न, सॉरी अनअर्न नहीं, अनअर्न तुम्हारी लाइबिलिटी होती है, ये वो है एक्रूड। मतलब हमने इनकम कमा ली, अभी हमें मिली नहीं है, तो बस मिल जाएगी। और यहाँ पे ब्रॉट डाउन वो है जो क्रेडिट बैलेंस, मतलब अनअर्न, बगैर कमाए मिल गया, और यहाँ पे कैरी डाउन। ठीक है, इनकम है तो कैश हमेशा किस साइड पे आता था? इस साइड पे आता था। और इस साइड पे क्या आता था? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या फॉर द ईयर जो भी लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, तो बैलेंसिंग उसने बैलेंसेस दिए हुए तो लिखे जरा। प्रॉपर्टी 1 का क्या बैलेंस है? 12,300, ये ओपनिंग लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, 12,300 क्रेडिट। तो 12,300 यहाँ पे क्रेडिट लिखे। इसका डेबिट है 5,400, तो 5,400 डेबिट लिखे। क्लोजिंग में 13,400 डेबिट है। डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट साइड पर, लेकिन नेचर डेबिट होती है, क्लोजिंग के लिए ये रूल है। 13,400, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। और 6,700 क्रेडिट है, तो क्रेडिट बैलेंस आता है डेबिट साइड पर, लेकिन नेचर क्रेडिट होती है। कैश कितना रिसीव हुआ है जी? प्रॉपर्टी 1 से रिसीव हुआ है जी 278,000, वो लिख दिया। प्रॉपर्टी 2 से रिसीव हुआ 1,60,000, वो लिख दिया बस। 6 में से 5 चीजें, 1 2, ठीक है, 3 4 5, 5 चीजें हमारे पास हैं, तो छठी यहाँ पे क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करें जरा, तो आपके पास आएगा 451,600। तो ये आपका 451,600, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गंदा बनाया है, लेकिन आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कैश के बारे में तो आप सोचते ही नहीं है ना। ठीक है, कि कैश जो सा है, इस साल का उसने दिया है, पिछले सालों का दिया है, अगले सालों का दिया है, जितना उसने पैसा दिया है बस उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो दो का दिया है तो दो। ठीक है, एक ही अकाउंट हम बना रहे हैं, सिंगल अकाउंट, इसको हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम अकाउंट या सिंगल अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस का मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, वो लिखो, कैश लिखो, और सिंपल बैलेंस निकालना है। तो 451,600 ये आएगा। तो एमसीक्यूज 45 सॉल्व हो गया। ठीक है जी, आप 46 एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक है, 46। जमीन या कंपनी है जिसका रिसीव हुआ है, उसको मतलब पैसे रिसीव हो रहे, तो समझो कमाई इनकम वाला है, 8,38,600। किराएदार से फॉर द रेंटेड इतना फिगर्स। अच्छा, कुछ रेंट ऐसा, जाहिर बात है आप सारे जो से किराएदार एक जैसा नहीं होता, कुछ एडवांस में दे जाते हैं पैसे, कुछ बाद में दे देते हैं। तो यानी कि हमारे पास अनअर्नड इनकम भी पड़ी होती है और कुछ एक्रूड इनकम भी पड़ी होती है। ये उसने बैलेंसेस दे दिए जी 15 और 16 के। ये ध्यान से देखिएगा, देखिए ऊपर वाले सवाल में 15
उस साइड लिखा था और 16 इधर, तो ये 15 इस साइड लिखा है, 16 इधर। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल हूबहू है ऊपर वाले का, तो ये मैं बगैर समझाए ही सॉल्व कर देता हूँ, कंसीडरिंग कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और सारा का सारा एमसीक्यूज पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो 2015 को के जो बैलेंस है वो यहाँ पे ओपनिंग आएंगे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अच्छा एडवांस में आपने रिसीव कर, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड पे कितना है, 102,600। फिर ये रेंट इन एरियर्स, ठीक है, बाद में, यानी कि उसने आपसे घर इस्तेमाल करता रहा, पैसे भी नहीं दिए, तो ये 42,300 उसने देने हैं, तो ये हमारा एसिड है। ठीक है, एक्रूड इनकम है, तो ये हमारा एसिड है, तो डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है जी, फिर क्लोजिंग किया, रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में तो हमारा एसिड है, लेकिन एसिड का जो क्लोजिंग होता है ना वो क्रेडिट साइड पर होता है, लेकिन नेचर उसकी डेबिट होती है, तो डेबिट नेचर है। अच्छा, ये आपने एडवांस में जो रिसीव किया हुआ है, ठीक है, तो आपने एडवांस में, ये आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग डेबिट साइड पर, लेकिन नेचर क्रेडिट, तो 88,700, और ये 48,400 ये आपको भी मिलना है। ठीक है जी, ये आपको मिलना है भी, तो आपका एसिड है तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन नेचर डेबिट। और फिर इनकम है तो, या एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस होता तो कैश ही साइड पे आता था और एसोसिआई साइड पे बैलेंसिंग आती थी, लेकिन ये क्या है, इनकम है, तो इनकम है तो कैश ही साइड पे आएगा जो भी रिसीव हुआ है, और एसोसिआई साइड पे बैलेंसिंग आएगी। तो उसने क्या कहा है, पीएनएल का बैलेंस बताओ फॉर द ईयर। ठीक है, तो हमने पीएनएल का बताना है। कैश के बारे में मैंने क्या कहा था, जो होता है उठा के लिख दो बस, 8,38,600 लिख दिया, बस बैलेंसिंग निकाले जरा। क्या आता है, क्या आएगा, सॉल्व करें जरा कैलकुलेटर से, 858,600। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऑप्शन डी है, सिंपल है, डाटा दिया हुआ है, इससे आसान मेरा नहीं ख्याल कि इससे आसान एमसीक्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, कंपनीज की इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स हैं। मतलब इंश्योरेंस क्या होती है, हमारा एक्सपेंस होता है ना, हम इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक्सपेंस वाला एमसीक्यूज आ गया हमारे पास। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, साल क्या एक्सपेंस का होता है, तो हम क्या कहते हैं, साल बनाए पहले। अगर साल हमारा 30 जून 16 पर खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ होगा, और 30 जून, तो ये हमारा साल है जी, ये हमारी बाउंड्रीज है, इससे हमने बाहर नहीं जाना। अब वो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या जाएगा, स्टेटमेंट्स का मतलब है कि दोनों चीजें, बैलेंस शीट भी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और पीएनएल, दोनों में क्या क्या जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो कुछ होता है ना सारा, यहाँ तक इस बाउंड्री के अंदर अंदर ये सारा फॉर द ईयर होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। और साल के आखिरी दिन खड़े होकर जो हम देखते हैं कि क्या है एज एट एडवांस या जो भी रहता है, वो हमारा एसेट या लाइबिलिटी होती है, वो एस में जाती है। ठीक है जी, अच्छा उसने अब क्या किया, प्रीमियम फॉर द ईयर एंडेड 2016, मार्च 16, पेड अप्रैल 15, यानी कि यहाँ पे कहीं जो है ना, ये जुलाई है, तो इससे 5 महीने यहाँ पे तकरीबन ना, 1 अप्रैल 15 को उसने एक पैसे दिए, कहाँ तक, जो कि साल के हैं, तो अप्रैल से साल स्टार्ट हुआ, तो खत्म कहाँ पे होगा, तकरीबन यहाँ पे जाके मार्च। ये थोड़ा सा आगे कर लें, बहरहाल ये इससे मसला नहीं है, तो यहाँ पे कहीं जाके मार्च 16, 31 मार्च देखें 16 तक, यहाँ पे उसने कोई दिया था जी, 1 साल की इंश्योरेंस कराई थी, यहाँ से लेके वो यहाँ तक उसने पैसे दिए, मार्च 16 तक। ठीक है, 31 मार्च 16 तक। ठीक है, कितने पैसे दिए थे जी उसने, 10,800। ओके, सही है। फिर उसने अप्रैल 16, यानी 31 मार्च तक तो थी, उसने 1 अप्रैल को फिर इरादा किया कि यार मैं ना दोबारा इंश्योरेंस ले लेता हूँ, इंश्योरेंस बड़ी अच्छी चीज है जी। ठीक है जी, 1 अप्रैल 16 को दिया जी, कब तक, अगले साल तक, यहीं पे कहाँ पे, 31 मार्च 2017 तक दिया। ठीक है जी, तो यानी कि मार्च तक है, तो हमारा साल स्टार्ट कब हो रहा है,
जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। 9 महीने जो उनसे मैंने ये वाली पॉलिसी इस्तेमाल की है। और फिर आगे मार्च, तो है इधर है अप्रैल, मई, और ये जून हमारा ये रहना 3 महीने मैंने ये, तो 12 महीने पूरे हो गए। ठीक है, इनकम या एक्सपेंस हमेशा 12 महीनों का होता है। ओके, ठीक है। तो हम पहले इनकम या एक्सपेंस निकाल लेते हैं 9 मंथ्स का। ठीक है, तो 9 मंथ में कौन सी फॉल करी, ये वाली। ठीक है, तो ये आपने 10,800 दिया था, ये था सालाना। ठीक है, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 10,800, ये था 12 महीनों का। मैंने कितना, मेरे साल में कितना महीने इस्तेमाल हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, 9 महीने। ठीक है, 9 मंथ्स। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये लाइन सही नहीं लगी मुझे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो 10,900 ये हो गया, कोमा। फिर यहाँ से आगे 3 महीने दूसरी वाली पॉलिसी है, जिसका जो किराया है सालाना 12,000 है। तो 12,000 जो है 12 महीनों के, तो मैंने कितने महीने का निकालना है, 3 महीने का। क्या, क्योंकि 1 अप्रैल से है ना, तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने मेरे साल में। तो ये तो आसान है, ये मैं कर देता हूँ, 3,000 आ गया। 10,800 12 मल्टीप्लाई 9 करें जरा। 10,800 ये साल की थी, 12 महीने, लेकिन मेरे, जो मेरा साल है मेरा, ठीक है, मेरा साल क्या है ये, मेरे साल में क्या ये पूरा साल आया, ये तो मेरा साल है। मेरे साल में पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि 9 महीने, तो मैं 9 महीने का निकाल, 8,100। 8,100 प्लस 3,000 कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 11,100। यानी कि ये वाला ऑप्शन निकल गया, ये भी निकल गया। अब ए होगा या सी होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये कितना आ गया, 11,100 मेरा एक्सपेंस है। अब मैंने क्या करना है, एसेट लायबिलिटी के लिए साल के आखिरी दिन खड़ा हुआ यहाँ पे। ठीक है, पहले मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो मैंने फायदा ले लिया, अभी तक पेमेंट नहीं की, वो मेरी लायबिलिटी है। तो हमने कहा नहीं भैया, आप तो एडवांस में पे कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर मैंने अगली साइड देखा, मैंने क्या कि ऐसा एक्सपेंस जो मैंने अगले सालों का एडवांस में दे दिया, तो मुझे पता चला हाँ यार, ये भी तो तुम जून पे खड़े हो ना, लेकिन मार्च तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले 9 महीनों की इंश्योरेंस तुम एडवांस दे बैठे हो। मैंने कहा अच्छा, कितनी दी है जी, 12,000 रुपया है 12 महीनों की, तो 9 महीने की कितनी बनेगी, 9,000। 9,000 तुमने एडवांस दिया हुआ है, तो 9,000 तुम्हारी क्या है, प्री पेमेंट, तुम्हारा एसिड है यार, तुमने एडवांस इंश्योरेंस की है। तो 9,000 हमारी प्री पेमेंट, 9,000 प्री पेमेंट, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है जी, तो आपने पहले एमसीक्यू की कोशिश सॉल्व करने के, कुछ ऑप्शन होंगे जो क्लियरली आप कहेंगे नहीं है, तो वो निकाल दिए। अब आपके 50% चांस है कि आपकी क्या करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, तो 25% चांस है, 25, 25, 25, 25। लेकिन ये दो जब निकल के बीच में से, तो फिर 50-50 हो गया, या ये है या वो है, तो उसमें से हमने ये किया। तो इस तरह आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, अगला एमसीक्यू, अटेंडेंट बेस्ड एनुअल। ठीक है, अच्छा ये एमसीक्यूज ऐसे हैं ना कि आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं है अब, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है। लेकिन क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करूँ, तो सारे रिकॉर्ड कर लें, ताकि किसी बच्चे को किसी भी एमसीक्यूज में मसला हो तो वो खुद से देख सके। अटेंडेंट पेज एनुअल रेंट ऑफ 6,000। अच्छा, सालाना उसका किराया 6,000 है। पेमेंट इज मेड क्वार्टरली इन एडवांस। लेकिन वो सालाना जो उसका किराया है ना, वो 6,000 पे करता है, लेकिन वो क्वार्टर्स में पे करता है। टोटल 6,000 बनता है साल का। ठीक है, अगर टोटल 6,000 बनता है साल का, तो साल के अंदर क्वार्टर कितने होते हैं, क्वार्टर कहते हैं 3 महीने को। ठीक है, क्वार्टर कहते हैं 3 महीने को। तो साल में 3 महीने कितनी दफा आते हैं, पहले 3 महीने, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, यानी कि 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो डिवाइड बाई 4, तो एक क्वार्टर का कितना निकलेगा, 1,500। पर मंथ नहीं है, पर क्वार्टर रेंट। ओके, वो एडवांस में पे करता है ऑन 1 जनवरी, यानी कि ये हमारा साल है, तो जनवरी को उसने पे करना है, फिर अब 1 अप्रैल को, फिर जुलाई को, और फिर अक्टूबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3। ठीक है, तो 4 दफा उसने 1500 पे करना है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, सॉरी 31 अक्टूबर को। तो यानी उसका जो साल है ना, वो खत्म होता है अक्टूबर को। ठीक है, तो वो पे करता है जनवरी को, अप्रैल को, और एडवांस में पे करता है। यानी कि ये जो 1 अक्टूबर है ना, 1 अक्टूबर,
1 अक्टूबर को उसने 2001 को उसने पेमेंट कर दी होगी। कैसे करता है वो? क्वार्टरली इन एडवांस, यानी 3 महीनों का किराया उसने दे दिया होगा। 1 अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक का किराया उसने दे दिया होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को 3 महीने का एडवांस देता है। ठीक है, कितना देता है? 1500। लेकिन हमारा ईयर एंड क्या है? अक्टूबर। हमने तो अपने ईयर एंड पे, तो हमने अक्टूबर वाले दिन ईयर एंड पे खड़ा हो गया और देखा इस साइड कोई पुराना रेंट रहा तो नहीं, हमने कहा नहीं यार वो तो एडवांस देता है। अच्छा, फिर आगे देखा कि कितने महीनों का एडवांस दिया, तो हमें पता चला यार अक्टूबर का दिया था, नवंबर दिसंबर, लेकिन अक्टूबर का फर्स्ट से 31 अक्टूबर, ये 31 से मतलब 1 महीना तो हम यूज कर चुके हैं। अब यहाँ से ईयर एंड से आगे कितने महीनों का एडवांस है? तो हमने कहा यार नवंबर और दिसंबर, 2 महीने का एडवांस दिया बस। ठीक है जी। तो अगर 1500 किराया है 3 महीनों का, ठीक है, तो 2 महीने का कितना होगा? 1000 रुपया। तो हमने कहा 1000 रुपया उसने प्री पेमेंट की हुई है, तो 1000 प्री पेमेंट, ऑप्शन डी। 1000 है लेकिन प्री पेमेंट आपने एडवांस दिया है, तो ठीक है जी। तो इस तरह एमसीक्यू सॉल्व करें, कितना आसान है। अच्छा, 49, अ कंपनीज अकाउंटिंग 31 pays insurance premium annually in advance on the due date of 1 September each year। ठीक है, हर साल एडवांस में देती है इंश्योरेंस। मैंने क्या कहा था? होती भी एडवांस में। ठीक है, जो कि 1 सितंबर को पे करती है। हमारा ईयर एंड क्या है? ईयर 3। कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर। अच्छा जी, तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा और 31 दिसंबर तक खत्म हुआ होगा। ठीक है जी। अच्छा, वो पी एंड एल की फिगर बात कि यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जो है वो आएगा एक्सपेंस, तो वो रिकॉर्ड करना है। हम यहाँ पे क्या कर ड्रॉ कर लेते हैं जी। ईयर 3 है ना हमारा, तो ये स्टार्ट हुआ होगा जनवरी से दिसंबर। ठीक है, और हर साल वो करता क्या है? एडवांस में पेमेंट करता है सितंबर को। तो ठीक है, तो तकरीबन यहाँ पे कोई सितंबर आया होगा 1 सितंबर को, उसने यहाँ से यहाँ तक का अगले साल का कब तक? सितंबर से अगर आप पे करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ही, और 8 वो अगस्त, 31 अगस्त तक उसने पे किया होगा। इसी तरह पिछले साल को उसने यहाँ पे कहीं सितंबर में पे किया होगा, क्या सितंबर से अगस्त तक, यानी यहाँ तक। ठीक है, ये उसने पेमेंट की होगी। तो साल का एक्सपेंस निकालें, तो पहले साल का तो है इग्नोर कर, क्योंकि उसने पूछा है तीसरे साल का क्या है। तो ये हमारा तीसरा साल है। ठीक है, ये हमारा तीसरा साल है, इससे पहले हमारा दूसरा साल हुआ होगा और फिर पहला साल। तो मैंने ईयर 3 का निकालना है। ठीक है, ईयर 3 में क्या हुआ जी? 2760 रुपये उसने यहाँ पे दिए, 2760। और फिर 3840 यहाँ पे दिए, जो यहाँ से यहाँ तक है। 2760 यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन मैंने तो अपना ईयर एंड ड्रॉ करना है। ये मेरी बाउंड्री है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस दौरान का मैंने एक्सपेंस। तो इस दौरान में कितने? जनवरी से कब तक है? दिया हुआ है अगस्त तक, तो 8 महीने। 8 महीने किस रेट पे दिया हुआ है? 2760 है, ये 12 महीनों का है, तो मैंने 8 महीने निकालने हैं, क्योंकि ये 8 महीने इस्तेमाल हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने पिछले साल में इस्तेमाल हुआ है। हमारे साल में कितना हुआ? जनवरी से अगस्त तक, तो 8 महीने। फिर 1 सितंबर को हमने फिर पे किया, तो 1 सितंबर से 1 सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हमारा। तो ये कितना है रेंट? 3840 है, ये 12 महीने का, तो मैंने 4 महीने का निकालना है। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये निकालें, प्लस करें, फिर ये निकालें, इन दोनों का सम करें तो कितना आएगा आपके पास? बताएं जरा। 3120। 3120। ठीक है जी। अगला एमसीक्यूज। एक्स लिमिटेड रेंट इज बिल्डिंग ऑन दिसंबर ओल्ड वाई लिमिटेड। ठीक है, एक्स ने क्या किया? रेंट बिल्डिंग की है वाई को, तो वाई यहाँ पे क्या है? टेनेंट है, किराएदार है। एक्स खुद क्या है? मालिक मकान। वाई लिमिटेड ओड, अच्छा वाई ने पैसे ओ किए हुए हैं, यानी उसने वाई वाई के सर पे उधार चढ़ा हुआ है कि वाई ने एक्स को देने। अच्छा, 31 दिसंबर को 2018 को देखें, 31 दिसंबर को उसके हालात बेचारे के खराब हैं, उसने 45 रुपया उसको देना है यार ये किराया। लेकिन हालात कैसे बदले कि 31 दिसंबर 2019, साल के अगले अगले साल के आखिरी दिन उसके हालात इतने अच्छे हुए कि पिछला करता तो दिया ही दिया, हैड पेड एडवांस, 32 एडवांस भी दे दिया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सीए के स्टूडेंट्स के भी हालात बदलते हैं। ठीक है, तो आपने किसी का उधार लेने तो परेशान नहीं होनी बस। ठीक है,
मेहनत करना है कि इंशाल्लाह सीए करके सारे कर्जे वापस करूंगा या करूंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने रिसीव किया 17,100 वाई से, यानी वाई ने उसको 17,100 दिया होगा तो एक्स ने रिसीव किया, ठीक है। हमारा ईयर एंड है दिसंबर, तो बस ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है सवाल के अंदर। तो एक्सपेंस अकाउंट है, साल के शुरू में कर्जे वाली सिचुएशन है उस बंदे के लिए, ठीक है। हम कौन सा बना रहे हैं, एक्स लिमिटेड के अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये वाई के नहीं बना रहे। तो एक्स उसने अगर देने हैं तो एक्स ने लेने हैं, तो यानी साल जब स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी, 31 दिसंबर 2018 का मतलब है कि 1 जनवरी 2019, एक दिन का फर्क है, तो बस ठीक है। तो वो ओपनिंग है, तो ओपनिंग में हमने उससे लेने थे, कितने लेने थे जी, 4500। और क्लोजिंग में हमने उससे एडवांस लिए हुए हैं, ये बात याद रखनी है। ओपनिंग में उसने हमें देने थे, यानी हमने लेने थे, तुम्हारा एसिड था, तो एसिड होता है डेबिट साइड पे लिखते हैं, ओके। हालात उसके कैसे बदले कि जब साल का आखिरी दिन आया ना, तो उसने हमें एडवांस दिया है, हमारी जिम्मेदारी है, तो इसका क्लोजिंग इस साइड पे आएगा, ठीक है। यानी कुछ ऐसा अकाउंट भी हो सकता है कि उसका ओपनिंग भी इधर हो और क्लोजिंग भी इधर है, लेकिन नेचर में फर्क है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग डेबिट साइड में तो मतलब डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग डेबिट साइड में मतलब है कि बैलेंस, क्लोजिंग तो डेबिट है लेकिन नेचर उसकी क्रेडिट है। तो ये सिचुएशन हुई, ये समझ आ गई। यानी साल के शुरू में हम अपने एक्स है ना, कंपनी एक्स है, तो हम अपने हिसाब से सोचें यार, साल के शुरू में उसने 4500 हमें देने थे, तो हमने लेने थे, तुम्हारा एसिड है तो डेबिट साइड पे। साल के आखिरी दिन हमने उससे एक्स्ट्रा लिए है, तो अच्छा हमने एक्स्ट्रा लिया है, एडवांस में लिए, तुम्हारी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का साइड। ड्यूरिंग दैट जो भी, अच्छा ये इनकम का अकाउंट है, हाँ इनकम क्या है, तो इनकम में कैश की साइड पे आता है जी, इस साइड पे। कितने पैसे लिए जी, 17,100, वो लिख दें बस। अब इस अकाउंट को बैलेंस करें, यहाँ पे 17,100 है, तो यहाँ पे भी 17,100 होना चाहिए, है कितना, 3200 जमा 4500 है, तो यहाँ पे तकरीबन 9400 का क्या आएगा, बैलेंसिंग आ जाएगा। 9400 क्या है हमारी इनकम फॉर द ईयर, साल के लिए इनकम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9,000, ठीक है जी। ये आंसर आ गया हमारा, तो ये एमसीक्यू सॉल्व हो गया, ठीक है। 45 से हमने आगे 50 तक कर लिए। अब हमने कल जहाँ पे वो छोड़े थे ना 15 से आगे, तो 16 से वो भी कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। एमसीक्यू 16 में, 16 में क्या जी, सितारा इंडस्ट्रीज ने लोन लिया हुआ है क्रिसेंट बैंक से, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एवरी क्वार्टर, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट के बारे में ये बात याद रखें कि सूद या जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट या मार्कअप जो भी नाम है, कभी भी एडवांस में पे नहीं होता, ठीक है, हमेशा आखिर में पे होता है। तो एवरी क्वार्टर है, यानी कि 31 मार्च को पे होता है वो, यानी 3 3 महीनों बाद। तो 31 मार्च को कौन सा पे हुआ होगा, जनवरी फरवरी मार्च का, क्योंकि एडवांस में कभी हो ही नहीं सकता। अगर सवाल में दिया तो समझो एग्जामिनर ने फिर आपको है दूसरा उसने बताया दूसरा कर लो, लेकिन रियल लाइफ में कभी एडवांस में इंटरेस्ट पे नहीं होता। फिर जून को और दिसंबर सितंबर और दिसंबर, ठीक है जी। फेस वैल्यू ऑफ लोन है जी 5 लाख रुपए एंड इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम सालाना, ओके। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दो इंस्टॉलमेंट्स वर नॉट पेड ऑन सितंबर एंड, दो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं हुई, तो आपने क्या बताना है, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन में या तो आता है हमारा एसेट या लाइबिलिटी, कैपिटल भी आता है लेकिन वो किसी भी सवाल में हिट नहीं होता यहाँ पे। एसेट या लाइबिलिटी, 2 महीने का आपने इंटरेस्ट नहीं दिया हो तो आपका क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगी ना, ठीक है। तो अब ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये 5वीं क्लास की बुक अगर आप खोले ना उसमें आपको ये एमसीक्यू नजर आएगा। तो 5 लाख रुपए इंटरेस्ट है, उसमें रेट क्या है, 10%। ये कितना आएगा, 50,000। ये 50,000 क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। अगर वो कहता है ना मंथली है तो फिर चीज चेंज होती है, ये सालाना है तो ये मतलब 50,000 पूरे साल का है। अगर 50,000 साल का है 12 महीनों के, तो 1 महीने का कितना आएगा, या एक नहीं बल्कि कितने महीनों का हमने नहीं दिया हुआ उसका निकाल लें, जिस तरह भी निकाल लें मैथ से। तो 2 क्वार्टर का 2 इंस्टॉलमेंट्स वर नॉट पेड इन सितंबर एंड, यानी साल में 4 दफा देता है 3 3 महीनों का, तो 2 दफा नहीं दी हुई, 3 3 महीने की मतलब 6 महीने की नहीं दी हुई, ठीक है, 6 महीने का नहीं दिया हुआ, तो 50,000 अगर 12 महीनों का, तो 6 महीने का 25,000 होगा, तो 25,000 आपका क्या होगा, लाइबिलिटी होगी शो।
यहाँ पे आ जाएगा 25,000। ठीक है, इतना ही सिंपल है जितना। रेंट पेड ऑन 1 सितंबर फॉर द ईयर एंड इन अगस्त इतना है, रेंट पेड यहाँ से इतना है। व्हाट फिगर फॉर रेंट एक्सपेंस शुड बी शोन इन पीएनएल फॉर द ईयर एंड। ठीक है, दिसंबर में हमारा ईयर खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। अगर दिसंबर पे हमारा ईयर एंड दिसंबर 18 पे, तो स्टार्ट कब हुआ होगा जी? जनवरी 18, 1 जनवरी 18। ठीक है, आप ये देखें, इतने आसान है, मुझे दिल नहीं कर रहा कराने का, लेकिन करा देता हूँ, कोई मसला नहीं। 1 सितंबर को उसने पिछले साल कहीं दिया था जी रेंट, सितंबर से लेके कहाँ तक जी? अगस्त तक कितना है? 15,000। ठीक है, ये एमसीक्यू करके मैं नहीं करा रहा यार, ये आपने खुद करना है। ठीक है जी, थोड़ा खुद भी कुछ करें। कैसे होगा ये एमसीक्यू? बिल्कुल हूबहू जो अभी हमने आखिरी 5 एमसीक्यू में किए उसी की बेसिस पे है। 1 सितंबर 17 को पे किया हुआ है, कहाँ तक पे किया हुआ है? अगस्त तक। और फिर यहाँ से फिर आगे पे किया है अगले साल तक। ठीक है, तो 15,000 और अगले साल कितना किया? 18,000। तो कुछ महीने जितना इस्तेमाल हुआ है ये 15,000 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। 15,000 ये 12 महीनों का है, तो चले करा देता हूँ यार, 15,000 12 महीनों का है। और आपने कितने महीने इस्तेमाल किए जी? अगस्त तक, तो 8 महीने। सही है जी, एक और। फिर 18,000 है 12 महीनों का। ठीक है जी, अगस्त तक होता है ना, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने ये आ गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 17 वाले एमसीक्यू, इसको आंसर आएगा 16,000। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अगला एमसीक्यू नंबर 18। ठीक है जी, 18 क्या बिजनेस गया जी, उसने 5 लाख में डिपॉजिट करा दिए, एनुअल फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, और हर 3 3 महीने बाद उसका इंटरेस्ट एक्रू होता है। ओके, इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली ऑन मेच्योरिटी, यानी ये उसने भी ऐसा अकाउंट खुलवाया ना कि उसको सूद तो मिलता है, मिलेगा, लेकिन ओनली ऑन मेच्योरिटी। मेच्योरिटी का मतलब ये है कि जब वो पैसे निकलवाएगा ना आखिरी दिन, पैसे क्या होता है कि आप बैंक में पैसे रखवाओ 5 लाख, तो जितना भी इंटरेस्ट लगता है सूद, वैसे ठीक है, अकाउंटिंग हिसाब से बता रहा हूँ, इस्लामी हिसाब से तो आपको पता ही है कि सूद की क्या हुर्मत है। बहरल, तो आपको ना मंथली बस जाके ना अपना इंटरेस्ट कलेक्ट करते रहो बैंक से। लेकिन ये ऐसा है, कुछ चक्कर हुआ है कि उसने कहा यार मंथली नहीं दूंगा, आप पैसे रखवा जाओ, हर महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 3,000 रुपये। लेकिन मिलेंगे नहीं आपको, मिलेंगे उसी वक्त जब आप, जब जिस दिन भी आओगे ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कि मेरे वो 5 लाख वापस कर दो, उसके साथ जितने महीने उसमें सारे का इंटरेस्ट निकाल के वो भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि उसने डिपॉजिट कब कराए हैं? 1 मई को। हमने अकाउंट बनाने हैं दिसंबर का, 31 दिसंबर 18। उसने मई 18 से काम स्टार्ट किया है, ये वाला। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने। 3,000 रुपया पर मंथ का इंटरेस्ट है, तो 8 महीने का कितना? 8 ये 24, तो 24,000 रुपया उसने अभी, उसका एसेट है क्या? मिले, मिला नहीं है, क्यों नहीं मिला? क्योंकि ओनली ऑन मेच्योरिटी पे मिल रहा है, यानी आखिर में मिल रहा है, तो अभी इसका 24,000 रुपया क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो एंट्री है, क्या करेगा? अकाउंटेंट है नाम, तो एंट्री क्या करेगा? रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट 24,000 से, किसको मिलना है? और ये 24,000 की कमाई तो होगी है ना, क्यों? क्योंकि हम एक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कि कैश से लेन देन नहीं होता, जितना हमारा हक बन गया बस वो हमारी इनकम है। ठीक है, इसी तरह जितना हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, वो हमारा खर्चा है, बेशक वे हो या ना हो, यही तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट, तो ये इसकी एंट्री होगी। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, जो भी इनकम क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल बना तो कैश नहीं मिला तो रिसीवेबल बन गया, तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। जब आपको पैसे मिलेंगे ये वाले, लेट्स सपोज अगले दिन वो कहता है यार पैसे मिल जाएंगे, तो क्या करना है? इंटरेस्ट के पैसों की बात करूं, तो आपने क्या करना है जी? बैंक डेबिट, यार ये 24,000 मुझे मिला, पैसा आ गया, तो बैंक किया कैश डेबिट, और इंटरेस्ट रिसीवेबल जो मैंने रिसीव करना था वो अब खत्म हो गया, मतलब मुझे पैसे रिसीव हो गए, तो रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये एंट्री होगी, बैंक डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट, कि आपने रिसीवेबल खत्म कर दिया, यार वो पैसा मुझे मिल गया। ठीक है जी, अब अच्छा, ये 5,000 से बैंक में रखवाया होगा, इसकी क्या एंट्री की होगी? एंट्री सीख लेते हैं, चले लग गया तो।
तो ये पैसे लेके गया, ये कैश इसके पास था तो कैश लेके बैंक में गया, तो कैश तो हो गया, क्रेडिट बैंक में जमा करा दिया, उसके पास से कैश चला गया। हाँ, डिपॉजिट इन बैंक डेबिट, यार बैंक में मैंने 5 लाख रखवाया तो बैंक डिपॉजिट डेबिट, ये हमारा एसेट है, यानी एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया। कैश दे दिया अपने पास से उसको तो बैंक में रखवा दिया तो बैंक को, अब जब वो मेच्योरिटी पे वापस लेगा तो फिर तो इसकी एंट्री रिवर्स कर देगा, कैश डेबिट कर देगा और डिपॉजिट अब खत्म हो गया, क्रेडिट कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, MCQ 19, a business has paid an annual salary of 36,000 in advance to one of its employees। ठीक है, 36,000 की सैलरी एडवांस दी है, एनुअल है, सालाना है, वन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इन अगस्त। ठीक है, हमारा ईयर एंड दिसंबर, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 17, तो 1 जनवरी से उसने कहाँ पे दिया, यहाँ पे कोई 31 अगस्त को, यानी अगस्त का महीना गुजर गया है, यानी कि आप 1 सितंबर से लेके 1 साल का कब तक दिया होगा, 31 अगस्त 2018 तक का दिया होगा। ठीक है, 36,000 पे एडवांस दिया है, तो कौन सा महीने का, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने का। तो एसेट या लाइबिलिटी निकालने के लिए मैं साल के आखिरी दिन खड़ा होता हूँ, ये मेरा साल है, आखिरी दिन खड़ा होकर मैंने देखा अगले कितने महीनों का एडवांस दे दिया, तो मुझे पता चला यार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 महीनों का एडवांस दे दिया मैंने। तो 36,000 रुपया अगर 12 महीनों का है तो 8 महीने का कितना होगा, 24,000। तो 24,000 रुपया आपका आ जाएगा प्री पेमेंट्स। ठीक है, एसेट या लाइबिलिटी के लिए फॉर ईयर नहीं देखते, ये नहीं देखते, ये फॉर ईयर क्या होता है, इनकम या एक्सपेंस। एसेट या लाइबिलिटी के लिए साल के आखिरी दिन खड़े होकर देखते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को और बिल्डिंग ले लिया 25 साल की लीज, लीज वही कहते हैं रेंट पे, किराए को, 25 साल के किराए पे ले लिए। द रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने का रेंट एडवांस में पे होता है। तो जनवरी को जो पे हुआ होगा तो कितने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का पे हुआ होगा, फिर मार्च 29 मार्च मतलब के 1 अप्रैल और 29 मार्च, एक दो दिन का फर्क है, उसने एडवांस दे दिया जी, कब दिया जी, तो ये 3 महीनों का दिया होगा। अगले कौन से 3 महीने, मार्च तो गुजर चुके हैं ना, अप्रैल मई जून, फिर जून को दिया है, तो ये किसका, जुलाई अगस्त सितंबर, और सितंबर को भी दिया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और दिसंबर को फिर दिया, तो दिसंबर को जो दिया है वो जनवरी फरवरी और मार्च अगले साल का दे दिया, क्योंकि हमारा साल तो दिसंबर 2008 में क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएंगे, सिंपल है। 7500 ये है जनवरी फरवरी मार्च का, फिर 7500 अप्रैल मई जून का, फिर 7500 जो जुलाई अगस्त सितंबर का, फिर 7500 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इन चारों को सम करें जरा, ये जो उसने 7500 दिए ये एडवांस दिए, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, प्री पेमेंट। ठीक है, और ये जो से हैं, ये तो एक्सपेंस फॉर द ईयर है, तो ये उसे क्या, एक्सपेंस निकाल के बताओ, तो 15 और 15 30,000 रुपये आपका एक्सपेंस होगा। फिर एक्रूवल क्या है, एक्रूवल लीज, एक्रूवल क्या होता है जी बताएं जल्दी से अब डेफिनेशन है एक्रूवल क्या है जी। एक्रूवल एक्सपेंस रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर, नहीं अगले साल का तो नहीं एक्रूवल होता, गलत। एक्रूवल एक्सपेंस रिलेटिंग टू करंट ईयर एंड पेड इन करंट ईयर, नहीं। एक्रूवल होता क्या है, वो एक्सपेंस होता है जो आपने कर लिया लेकिन पे नहीं किया, एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू करंट ईयर बट नॉट पेड इन, हाँ ऐसा है जो इस साल का है लेकिन अभी पे नहीं हुआ, तो ये एक्रूवल है, सही है। एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी पेड इन करंट ईयर, तो ये तो एक्रूवल नहीं होता, ये बल्कि प्री पेमेंट होता है, तो एक्रूवल इज ऑप्शन सी। एक्सपेंस अर्नड, अच्छा अर्नड इनकम है बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने कमा ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो वो आपका एसेट है ना, कि आपको रिसीव हो जाएगी, तो ये आपका एसेट। अनअर्नड इनकम इज क्लासिफाइड, ऐसी इनकम जो आपने अनअर्नड है, मतलब आपको मिल गया लेकिन आपने कमाई नहीं अभी, यानी कोई बंदा आपको एडवांस देगा तो आपके ऊपर बोझ डाल के लाइबिलिटी है। 25 4, अब प्री पेमेंट क्या डिफाइंड है, प्री पेमेंट को क्या कहते हैं, ऐसी पेमेंट जो एडवांस में हुई है जिसका रेंट अभी नहीं हुआ। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस दैट आर नॉट येट इनकर्ड एंड क्लासिफाइड एज नॉन करंट, नहीं नॉन करंट नहीं होती, प्री पेमेंट यूजली क्या होती है, करंट होती है। ठीक है, आप किसी बंदे को कितना एक जल्दी पे कर देंगे, 4 महीने या 5 महीने का एडवांस दे देंगे ना, ये तो नहीं होता कि यार ये
मैं पेमेंट आपको कर रहा हूँ और एक्सपेंस जो है वो 20 साल बाद होगा, ऐसा नहीं होता। तो नॉन करंट तो नहीं होता, बाकी बात ठीक लिखी हुई है लेकिन नहीं। एक्सपेंसिव इनकम पार्ट नॉट येट पेड, ठीक है, ऐसे एक्सपेंस जो हो गए लेकिन पे नहीं हुए, तो पे नहीं हुए तो वो तो उसमें चला जाएगा ना एक्रूवल में, तो ये एक्रूवल है। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस दैट आर नॉट येट इनकर्ड एंड, हाँ, प्रीपेमेंट हुआ है जो एक्सपेंस हुआ है, जो अभी एक्सपेंस हुआ इनकर नहीं हुआ, मतलब आपने किराए पे चीज ली है और आपने उसको एडवांस में किराया दे दिया है, तो यानी अभी आपने घर या वो चीज यूज नहीं की जिसके लिए किराया दिया है, या सैलरी है जो भी एक्सपेंस है, और वो करंट होता है बिल्कुल। तो ऑप्शन 24 पे क्या, ऑप्शन सी। 25, एक्सपेंसिव रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड विच रिमेन्स अनपेड बाय द ईयर, ठीक है, जो अनपेड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, शुड भी उनको करना क्या है, इंक्लूडेड विद इन एक्सपेंस पेड एंड शोन एज एसेट, नहीं, वो तो अनपेड है, अभी पे नहीं हुआ तो उसको ये तो नहीं हो सकता। इग्नोर कर दो अंटिल द पे, नहीं इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंस इनकम पे हो या ना हो आपने रिकॉर्ड करना है। डिडक्शन फ्रॉम अमाउंट ऑलरेडी पेड एंड एक्सपेंस लायबिलिटी, जो ऑलरेडी है उसमें से डिडक्शन करो, नहीं ये तो गलत, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड विद इन एक्सपेंसेस एंड शोन एज लायबिलिटी, हाँ ये ठीक लिखा है कि एक्सपेंस जो सा है हो गया है लेकिन पे नहीं हुआ, तो बस पेमेंट से कोई कंसर्न ही नहीं है ना, हमारी एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, यानी उसको एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं हुआ, पे नहीं हुआ, तो आप लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो कि आपने बाद में पे कर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 26 पढ़े। Which of the following is not true, क्या ठीक नहीं, एन accrual is an amount owing at the period and a prepayment amount paid in advance, ये ठीक है। accrual वो होती है जो एडवांस पे की है, और सॉरी accrual वो होता है जो भी पे नहीं किया, और प्री पेमेंट वो होती है जो एडवांस पे की है, ये ठीक है। एन accrual is a liability, accrual liability है, प्री पेमेंट आपका एसिड है बिल्कुल। accrual is a liability, प्री पेमेंट इज ऑलवेज नॉन करंट, नहीं ये तो बात गलत लिखी है, नॉन करंट नहीं होता बल्कि ज्यादातर करंट होता है, तो ये बात गलत है। तो उसने क्या कहा, नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है वो पता करो, तो सी। स्टाफ सैलरी रिमेन अनपेड, ऐसी तनख्वाही जो आपने नहीं दी तो आप उसको रिकॉर्ड तो करेंगे क्या, सैलरी एक्सपेंस खर्चा हो गया, पे नहीं किया तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो आप एंटर क्या करेंगे, एक्सपेंस डेबिट टू पेबल क्रेडिट, तो स्टाफ सैलरीज डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड एक्रूड सैलरीज क्रेडिट, ये करें, ठीक है। अनपेड एक्सपेंस इनकर हो गया तो एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होना ही होना है, एक्सपेंस हो गया तो डेबिट होना ही होना है। अब क्रेडिट क्या करेंगे, अगर पे कर दिया तो कैश क्रेडिट करो, नहीं किया तो एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट कर दो, ये बात है। 28, a business has a year end 30 September receive invoices for the rent for the 6 months to December, what accrual of prepayment is required for the invoice। अच्छा, बिजनेस का ईयर एंड क्या है, सितंबर, 30 सितंबर है, उसने क्या किया है, इनवॉइस रिसीव किया फॉर द 6 मंथ्स टू दिसंबर, यानी किसी बंदे ने उसको एडवांस इनवॉइस कर दिया कि भाई ये दिसंबर तक का बिल है आपका, इतना हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। तो 6 महीनों तक का बिल, तो 6 महीने तक स्टार्ट कहाँ से हुए होंगे, 1 जुलाई से ना, तभी तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने पूरे हैं, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, अक्रूवल या प्री पेमेंट, तो यहाँ पे आप साल के आखिरी दिन खड़े होकर सोचते हैं, यहाँ ये क्योंकि ये मेरा साल का इख्तिताम है, यहाँ पे मैंने खड़े होकर सोचा, मैंने कहा यार 3 महीनों का बिल मुझे एडवांस में मिल चुका है, ठीक है, 3 महीने का आपको, ठीक है, 3 महीने गुजर के दिसंबर तक है ना, 6 मंथ्स अप टू दिसंबर, यानी दिसंबर तक 6 महीने हो जाएंगे, तो स्टार्ट कब से हुआ होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा, तो मैंने ईयर एंड किया था 30 सितंबर है, यानी कि 3 महीने इस साइड में गुजरे हैं, तो 3 महीने अभी आने वाले हैं, कि इतना मुझे पता चल गया यार, 3 महीने मेरे गुजर चुके हैं, यानी 6 लाख जो सा है, अगर ये 6 महीनों का है तो 6 में से 3 तो गुजर चुके हैं, ठीक है। 6 लाख अगर 6 महीनों का, तो 1 महीने का कितना बनता है, 1 लाख, तो 1 लाख में और 3 महीने का 3 लाख, यानी 6 में से 3 लाख तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया, कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो तकरीबन 3 लाख बकाया होना चाहिए, तो ये जो दो ऑप्शन है ना, ये तो पहले ही निकल जाएंगे, ठीक है।
ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 3 महीने गुजर, 6 लाख अगर 6 महीने का, तो 3 महीने गुजर गया तो 3 महीने वाला तो खत्म। अब यहाँ पे खड़े होकर सोचना है कि यार उसने मुझे क्या किया है, बिल पहले ही भेज दिया था 6 लाख रुपए का, और मैं भी सादा सा बंदा था, मैंने 6 लाख पूरा ही जमा करा दिया। तो यानी कि 3 महीने तो मैंने फायदा कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन 3 महीनों का मैंने एडवांस दे दिया, तो वो मेरी प्री पेमेंट है। तो प्री पेड 3 महीनों का 3 लाख रुपया, ये आपने रिकॉर्ड करना। ठीक है जी। अगर हाँ, इसने रिकॉर्ड कब करना है आपने, कि अगर आपने पे किया हो, तो आप सवाल में पढ़ें जरा। बिजनेस ने क्या किया है, इनवॉइस रिसीव किया है, जब पेमेंट की बात नहीं की, तो जब तक पेमेंट की बात ना करे तो आपने खुद से नहीं है कहना पे किया है। तो अगर उसने पे नहीं किया तो यानी, या तो ये क्या होता है, यहाँ पे 6 महीने का एडवांस कर देता तो हम प्री पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसने किया क्या है कि बिल नहीं दिया हुआ, तो यानी 3 महीनों का बिल उसको एडवांस में मिला है, वो उसको देने का तो पाबंद है ही नहीं, क्योंकि भाई अभी तो वो टाइम आया ही नहीं है। हाँ, जो पिछले 3 महीने गुजरे हैं ना, उसके देने का पाबंद है। क्या उसने पे किया है, नहीं पे किया, तो यानी 3 लाख का उससे अप्रूवल बुक करना, तो ऑप्शन बी है इसका, ठीक है, ए नहीं है। ये मैंने गलती से टिक कर दिया। ठीक है जी। देखिए, अब आपको कि बंदा कहे कि स्कूल की फीस मुझे दे दो। आप स्कूल गए हैं जी जनवरी में, जनवरी और फरवरी 2 महीने आपने स्कूल पढ़ा। आके आपको ना स्कूल वालों ने कहा यार आप पूरे साल का ना ये लो बिल, पूरे साल की फीस जमा करो। तो क्या आप अगली फीस जमा कराने के पाबंद हैं, का मतलब अकाउंटेंट के हिसाब से सोचे कि वैसे उन्होंने फीस दी है तो उन्होंने ले लेनी है फीस, ठीक है, आप पाबंद हो या ना हो। लेकिन कानूनी तौर पे तो आपने वही पाबंद है जो पिछले 2 महीने आपने पढ़ लिया। अगर अगले 10 महीने पढ़ा ही नहीं है तो फीस के पाबंद। इसी तरह इसके साथ भी क्या हुआ, इसको 6 महीने का बिल पकड़ा दिया, तो अगले का तो पाबंद है ही नहीं पेमेंट करने का, ठीक है, लीगली। और पिछले कितने महीनों का पापा था, 3 महीने, हाँ, तो 3 महीने का उसका एक्रूड कर लेके यार, ये मेरा एक्रूड एक्सपेंस है, मेरी लायाबिलिटी है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 29, ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस पेड इतना बिल किया 3 मंथ्स का, नवंबर तक, यानी नवंबर तक, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर। द बिजनेस हैज ईयर एंड 30 सितंबर, नवंबर तक पे किया उसने, 30 नवंबर तक। स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 सितंबर, 1 सितंबर अक्टूबर, नहीं, अक्टूबर, हाँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 सितंबर से 3 महीने का बिल दे दिया, लेकिन उसका ईयर एंड क्या है, ये है। यहाँ पे उसका साल खत्म हो जाता है, क्या, 30 सितंबर। ठीक है जी, ये इसका साल है जो कि 30 सितंबर पे खत्म हो रहा है। और बिल उसने सितंबर से यहाँ तक दिया, तो यानी हम साल के आखिरी दिन खड़े होकर देखेंगे कितने महीनों का एडवांस दे दिया। तो सितंबर तो यूज कर लिया ना, हाँ, अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने का उसने एडवांस दिया। तो 9 लाख रुपया अगर 3 महीनों का है तो पर मंथ कितना निकलेगा, 3 लाख। और 2 महीने का एडवांस है तो 3 लाख मल्टीप्लाई टू 6 लाख रुपया उसने क्या किया, प्रीपेड। ये ऑप्शन ए। ठीक है जी। अगला जी, 30, अ बिजनेस हैज बिगिनिंग यूटिलिटीज एक्रूवल ऑफ 50,000 और एंडिंग इतना है, ड्यूरिंग द ईयर इतना है। ये तो आसान है जी, अकाउंट बनाए। बिजनेस हैज बिगिनिंग यूटिलिटीज एक्रूवल, यानी साल के शुरू में उसका एक्रूवल था, मतलब कि बिल वाजिब अदा था, तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड पे आएगा, बैलेंस कितना है, 50,000। एंड एंडिंग एक्रूवल मतलब साल के आखिर में भी ये पोजीशन है कि उसकी लाइबिलिटी ही है, तो लाइबिलिटी का कैरी डाउन डेबिट साइड पे, लेकिन नेचर क्रेडिट होती है। ड्यूरिंग द ईयर पे, अच्छा एक्सपेंस है, तो पेमेंट के लिए एक्सपेंस क्या आता है, इस साइड पे कितना पे किया किया उसने, 80,000। तो आप क्लोज करें जरा अकाउंट, 80, 41, 41 से यहाँ पे कितना है, 50, पीछे 90,000 रुपया उसका क्या बना, एक्सपेंस बना। तो 90,000 ऑप्शन, थर्ड एक ऑप्शन सी। तो याद तक रखते हैं जी, अगले लेक्चर में हमारे जो 15 एमसीक्यूज रहेंगे वो सॉल्व करेंगे, और क्विक रिवीजन भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।